हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रुपेश चौरसिया आपको केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसका जल्दी से रिकैप करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एटम स्फेरिकल होता है, बीच में एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इसको लिख देंगे, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस हो गया। इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। और इस सर्कुलर पाथ को हम लोग सेल कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स में सब सेल होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना अधिक होती है वहाँ उसे हम लोग सब सेल कहते हैं। सब सेल 4 होते हैं प्रत्येक कक्षा में। प्रत्येक ऑर्बिट्स में सब सेल 4 होते हैं, 4 सब सेल होते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट्स में 4 सब सेल होते हैं, S, P, D एंड F। ये हम लोग लिख चुके थे, S, P, D एंड F। 7 ऑर्बिट्स होते हैं, प्रत्येक ऑर्बिट्स में 4 सब सेल होते हैं। और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और देखिए हम लोग कलर चेंज करके लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P में कितने होते हैं 6 और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में 14। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और सब में एक ऑर्बिटल होता है। अलग अलग ऑर्बिटल की संख्या सभी सब सेल में अलग अलग होती हैं। S सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है, 1 ऑर्बिटल होता है। P में 3 ऑर्बिटल होता है और D में 5 ऑर्बिटल होता है। 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में होते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। तो आइए पढ़ते हैं फिर से इसके आगे। इसको घेर लीजिए। और अब यहाँ से तो ये सब हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं एक एटम को कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को कैसे हम लोग दर्शाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले कुछ नोटिफिकेशन है, उसका क्या यूज है वो हम देखते हैं। एक होता है ए जहाँ होगा हम एटॉमिक मास के लिए यूज करते हैं। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास। और जेड का यूज करते हैं। जेड होता है एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सभी एलिमेंट्स का याद करना पड़ेगा। वो आप बुक्स देख के याद कर लीजिए, उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। एटॉमिक नंबर ये दिख रहा है आपको। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। और आइए ए हो गया, जेड हो गया, पी होता है प्रोटॉन की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोटॉन। और ये ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख लेते हैं। और एन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, NEU न्यूट्रॉन्स। ये आपका डोनेशन है, मतलब डिनोट ऐसा करते हैं कि ए से एटॉमिक नंबर, जेड से एटॉमिक मास, जेड से एटॉमिक नंबर, पी से नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, ई से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइए, अब एक एलिमेंट को कैसे दर्शाते हैं वो देखते हैं। एक एलिमेंट, मान लीजिए कोई एलिमेंट जेड है, जेड कोई भी एलिमेंट है,
जैसे कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, कुछ भी। जेड कोई एलिमेंट है और उसके इधर वाले साइड में मतलब लेफ्ट साइड में नीचे की ओर, लेफ्ट साइड में नीचे की ओर कॉर्नर में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जेड। यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। कोई भी एक्स एलिमेंट है, यहाँ पे लिख लीजिए कोई भी एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट को यदि दर्शाते हैं तो एक्स एलिमेंट का ये नीचे लेफ्ट वाले नीचे कॉर्नर में हम लोग जेड लिखते हैं। उसका जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, जेड लिखते हैं। और ऊपर किसी भी, या तो राइट कॉर्नर में लिख सकते हैं या तो लेफ्ट कॉर्नर में। तो ऊपर राइट कॉर्नर में अच्छा लगता है, तो एक्स कोई भी एलिमेंट है जिसके लेफ्ट कॉर्नर के नीचे में उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और ऊपर राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर में हम लोग ए लिखते हैं। ए मतलब एटॉमिक मास, यहाँ लिखा है एटॉमिक मास। किसी भी, ये कोई भी एटम है, ये सर्कल कोई भी एटम है जिसे हम लोग, आइए कोई भी एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट को जेड यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर लिखाइए। और ये ए क्या है? एटॉमिक मास लिखा है, देख लीजिएगा स्पेलिंग। एक्स कोई भी एलिमेंट है जिसे लिखने के लिए हम लोग एक्स लिखते हैं, उसके लेफ्ट कॉर्नर के नीचे वाले कॉर्नर पे जेड लिखते हैं। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। और ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर में हम लोग अच्छा रहेगा तो ए लिखते हैं। ए मतलब एटॉमिक मास। ये हो गया किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब ये कुछ फार्मूला, कुछ मतलब बेसिक फार्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो हम लोग देखते हैं। बस 2 फार्मूला है और इसी में हो जाएगा। तो बस इसी सब का यूज है। कलर चेंज कर लीजिए। एक फार्मूला था ए इक्वल टू पी या जेड प्लस एन, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। यहाँ देखिए ए क्या है? एटॉमिक मास। ए क्या है? एटॉमिक मास। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और एन क्या है? एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो उसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है, मतलब उसका जोड़ होता है, योग होता है। ये एटॉमिक मास है, यहाँ नीचे अंडरलाइन करके लिख दे रहा हूँ मैं। ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। और ये जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर। और एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्पेलिंग देखते रहिएगा, वो हो जाती हैं गलतियाँ। ए इक्वल टू जेड प्लस एन। और एक और फार्मूला होता है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और एक और इम्पोर्टेंट है फार्मूला कि P इक्वल टू जेड इक्वल टू, पहले जेड इक्वल टू P इक्वल टू E। ये किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट्स के लिए है। न्यूट्रल एलिमेंट मतलब कि किसी भी एलिमेंट पे जिस पे कोई भी चार्ज नहीं हो, मतलब कि उस एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट हो, ना कि वो आयन हो। वो आयन के लिए नहीं है, वो एलिमेंट के लिए है। एलिमेंट पे किसी भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता है, एलिमेंट न्यूट्रल होता है। तो ये एलिमेंट के लिए है, जहाँ पर जेड क्या है? जेड ऊपर देखिए एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है। और पी क्या है? पी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको, ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है और ये भी। तो इससे आप 2-4 और फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे जेड की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी, क्योंकि ये सारे बराबर है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम लिख सकते हैं, ए की जगह ए ही रहेगा, और जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी, और एन की जगह तो एन ही रहेगा, ये तो रहेगा। चलिए, ये इसी फार्मूला से ये निकला, ड्राइव हुआ। और एक और ड्राइव कर सकते हैं फार्मूला कि ए इक्वल टू, यहाँ देखिए जेड की जगह पी लिख सकते हैं और पी की जगह ई भी लिख सकते हैं।
ए इक्वल टू ई प्लस एन, मतलब कि एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपको कुछ होमवर्क मिल रहा है, आप वो होमवर्क कीजिए। कुछ होमवर्क मिल रहा है, जितने भी आपको मतलब जेड इक्वल टू मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक आप पूरा एटॉमिक नंबर याद कीजिएगा। एटॉमिक नंबर पूरा याद हो, एटॉमिक मास याद हो आपको। एटॉमिक मास ज़्यादा कुछ भी मतलब 30 तक नहीं हो रहा तो कम से कम 20 तक याद कर लीजिए, 20 तक, कैल्शियम तक। और एटॉमिक मास हो गया। अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकल जाएगा तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या मतलब कि एन, सबका एन निकाल के आइएगा। ये हो गया। अब चलते हैं इसके आगे। चलिए ये सब हम लोग देख रहे थे, और आगे आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका यूज पूरे पीरियोडिक टेबल में है। ये इतना ज़्यादा जो पढ़े नहीं, ये सब सिर्फ ये जानने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानने के लिए इतना सब कुछ हम लोग पढ़े, और इसी का यूज पीरियोडिक टेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख गए मतलब पीरियोडिक टेबल सीख गए। चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते रहिएगा, स्पेलिंग वो हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा। हाँ, इससे पहले कुछ चीज़ हम लोग जानते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आइए फिर से हम लोग फिगर बनाते हैं एटम का। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट्स हो गए। ऑर्बिट्स थोड़ा सर्कुलर बना देते हैं, मान लीजिए सर्कुलर, वो तो आलू भी रख दिए तो सर्किल ही है। ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, 7 ऑर्बिट्स अब तक पे मिले। हमने आप लोगों को बताया था। ये न्यूक्लियस लिखने की क्या जरूरत है, कलर चेंज कर लीजिए। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन्स उस सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ये सब। ये हो गया। अब देखिए जितने भी हम लोग ऑर्बिट्स थे उसको लिखिए। कितने और कौन से ऑर्बिट्स थे? ऑर्बिट्स लिखा है वो देख लीजिएगा। के था, एल था, एम था, एन, ओ, पी एंड क्यू, एंड रे ओहो एंड और क्यू, ये 7 हो गए ऑर्बिट्स। हाँ, अब जानते हैं इसका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, इस ऑर्बिट्स का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा। और ये जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ये इस न्यूक्लियस के प्रति जो अट्रैक्शन है, इन ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के प्रति जो अट्रैक्शन है वो किसका ज़्यादा है किसका कम है ये जानते हैं, और इसमें जो इसका जो एनर्जी ऑर्डर है वो जानते हैं। आइए अब देखिए इसमें ये हो गया आपका न्यूक्लियस से मान लीजिए ये ऑर्बिट है के, कलर चेंज कर लीजिए आपको फ्रेश दिखेगा। के ये हो गया के, इसके बाद वाला क्या होगा एल, ये हो गया एल, ये हो गया एम तक ही रखिए। अब देखिए न्यूक्लियस से के तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो देखिए। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड के ऑर्बिट। न्यूक्लियस स्पेलिंग देख लीजिएगा, गलती हो जाती है। न्यूक्लियस एंड के ऑर्बिट, के ये हो गया यहाँ तक का। हाँ, ये पूरा इसको क्लोज कर दिए। इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से के तक का डिस्टेंस। अब न्यूक्लियस से एल तक का डिस्टेंस देखिए। न्यूक्लियस से जो के तक का डिस्टेंस है और न्यूक्लियस से जो एल तक का डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस ज़्यादा है? एल तक का। न्यूक्लियस से एल तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है न्यूक्लियस से के तक का डिस्टेंस।
अब पूरा अट्रैक्शन आपको अच्छे से समझाएंगे, कैसे होता है अट्रैक्शन, किसका ज़्यादा, ये क्यों होता है ज़्यादा, ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे पूरा फॉर्मूला से। ये इसका अट्रैक्शन के तक का डिस्टेंस कम है और एल तक का डिस्टेंस क्या ज़्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन लिखाइए, बिटवीन न्यूक्लियस एंड एल, ये ऐसा। अब देखिए डिस्टेंस का ये हो गया, इसमें ये रिलेशन है डिस्टेंस का। अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। फोर्स इज इन्वर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग का, बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के बल का, दूरी के वर्ग का, और बल समानुपाती होता है दूरी के बल का इन्वर्स का। ये 1/r² का समानुपाती है, फोर्स 1/r² का समानुपाती है, लेकिन फोर्स r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि यदि फोर्स बढ़ता है तो r भी r घटेगा क्योंकि यूनिवर्सली रिलेशन है, या r घटता है तो f बढ़ेगा, ये इन्वर्सली रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। तो अब देखिए इसमें देखिए k का जो डिस्टेंस है, मतलब जो r है, k का जो r है, तो r1 के इसको मान लीजिए r1 इसको r2 कलर चेंज कर लीजिए, आपको फ्रेश दिखेगा। ये r1 है r1 और ये r2, l तक का r2 k तक का r1। अब देखिए r1 कम है r2 से, r1 कम है r2 से। अब r1 कम है मतलब कि न्यूक्लियस से k तक का डिस्टेंस कम है न्यूक्लियस से l तक के डिस्टेंस से, वही है। अब लेकिन इसके बीच के न्यूक्लियस से k तक का डिस्टेंस के, न्यूक्लियस और k तक के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, F1 रख लीजिए, न्यूक्लियस इसका अट्रैक्शन फोर्स। ये जान लीजिए कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के बीच का जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये F1 के तक का है, वो हम लोग बताते हैं, उतना लिखेंगे क्या, F1 है तो ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा साइन, और ये F2 होगा। F2 कहाँ तक का है, F2 है न्यूक्लियस और L के बीच जो फोर्स लगता है वो F2 है, और न्यूक्लियस से K तक का जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। तो R1 कम है, लेकिन R1 कम है R2 से, तो F1 क्या होगा, ज़्यादा होगा F2 से, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। अब देखिए हम लोग समझ गए कि K और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है, K और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा है, और K और L का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है। मतलब कि हम लोग ये निकाल रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास वाले जितने भी ऑर्बिट्स हैं, न्यूक्लियस से जितना हम लोग करीब रहेंगे, जितना ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के जितना करीब रहेगा वो उतना अट्रैक्शन फील करेगा, वो उतना अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, न्यूक्लियस उसको उतना तेजी से खींचेगा अपनी ओर। जैसे आप लोग मैग्नेट पढ़े होंगे, मैग्नेट आप लोग देखे होंगे, खेलते होंगे आप लोग मैग्नेट से। मैग्नेट का जो वो एरिया होता है, जो उसका एरिया होता है, मान लीजिए ऐसा एरिया, मान लीजिए ऐसा होता नहीं लेकिन मान लीजिए ऐसा एरिया, और बीच में इसका सेंटर, तो हम लोग जितना भी सेंटर के करीब जाएंगे ना वो उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा अपनी ओर खींचने के लिए। जो मैग्नेट वगैरह होता है, मैग्नेट के सामने जो मैग्नेटिक कोई भी पार्टिकल रखते हैं तो वो मैग्नेट बहुत तेज़ी से खींचता है यदि उसके जितना करीब रखते हैं। तो वही रिलेशन इसमें भी है कि न्यूक्लियस के जितना करीब जो ऑर्बिट होगा, न्यूक्लियस उतना तेज़ी से उस ऑर्बिट्स को खींचेगा।
मतलब कि उस ऑर्बिट्स पे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो हम लोग ये समझ लिए, इसका ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं। ये स्टार लगा दीजिए, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, आपको ठीक से दिखेगा। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स। हम लोगों ने क्या रिलेशन निकाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F क्या, F1 क्या ज़्यादा है, मतलब कि K तक का ज़्यादा है, उसके बाद F2 कम हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, F3 कम होगा और भी ज़्यादा, क्योंकि M जो है न्यूक्लियस से और भी ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। तो इसका हम लोग निकाल लिए क्या, K का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा करीब है, K का सबसे ज़्यादा, उससे कम होगा L का, L और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, और इसके बाद हो क्या होगा, M का उससे ज़्यादा कम, उससे कम होगा, N का उससे भी कम होगा अट्रैक्शन फोर्स, O का O का उससे भी ज़्यादा कम, उससे भी कम होगा अट्रैक्शन फोर्स, और P इसके बाद Q का सबसे कम होगा अट्रैक्शन फोर्स, Q और न्यूक्लियस के बीच का। ये हो गया अट्रैक्शन फोर्स में रिलेशन। फर्स्ट ऑर्बिट इसको कहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट 1 2 इस तरह से लिख लीजिए, ऐसा होता है। ये होगा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स में रिलेशन ऑर्बिट्स में। यदि आप लोग ये समझ रहे हैं तो 1 लाइक तो बनता है, बस 1 लाइक कीजिए। और आगे हम लोग समझते हैं इसका, ये अट्रैक्शन फोर्स समझ रहे हैं, और आइए एनर्जी समझते हैं। यदि आप लोग नहीं समझ रहे तो आप उसमें कमेंट कीजिए, और यदि समझ रहे तो लाइक जरूर कीजिए, और यदि नहीं समझ रहे हैं तो क्या नहीं समझ रहे हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये अट्रैक्शन हो गया एनर्जी। एनर्जी ऑर्डर, चलिए एनर्जी ऑर्डर समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा जिसके पास एनर्जी होता है ना, जितना ज़्यादा जिसके पास एनर्जी होता है उतना ज़्यादा उसके पास फोर्स होता है। जितना ज़्यादा जिसके पास एनर्जी होता है, जैसे कि इस पर जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा ये स्टेबल, मतलब जितना ज़्यादा जिसके पास एनर्जी होगा उतना कम उसके पास फोर्स रहेगा, क्योंकि ये जितना अट्रैक्ट करेगा इसको ये उतना स्टेबल होते जाएगा, और जो स्टेबल होगा उसका एनर्जी कम होगा। मतलब कि फोर्स बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो रहा है। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये भी हम लोग जानते हैं, इसको भी कर लीजिए। ये दोनों फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। आगे जितना भी आप लोग पढ़िएगा ना सब में ये फार्मूला यूज होगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एनर्जी, या स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ऐसे सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं एनर्जी का ऑर्डर, उसके बाद स्टेबिलिटी समझते हैं। स्टेबिलिटी बड़े अच्छे से समझेंगे, पहले एनर्जी समझते हैं। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये तो डायरेक्ट होगा कि फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, मतलब फोर्स बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये इस सब का साइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कि के का, कलर चेंज कर लीजिए आपको अच्छा दिखेगा, के का चलिए के का जो है वो एनर्जी इससे कम हो जाएगा, के का सबसे कम हो जाएगा, धीरे धीरे इसका एनर्जी बढ़ते जाएगा। एट फोर्स जितना ज़्यादा होता है ना एनर्जी उसका उतना ज़्यादा कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स जितना करे, जितना उस पर लगेगा एनर्जी उसका उतना ज़्यादा लो होगा।
तो इस पे सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसका एनर्जी उतना ज़्यादा लो होगा। और सबसे कम एनर्जी के का होगा, उसके बाद एल का, उससे ज़्यादा होगा एम का, उससे ज़्यादा एनर्जी एन का होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी ओ का होगा, और उससे ज़्यादा पी का, और सबसे ज़्यादा एनर्जी क्यू का होगा। ये ऑर्डर हो गया ये एनर्जी का, ये ऑर्डर एनर्जी का, ये ऑर्डर एनर्जी का। अब आगे ये एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर ये हो गया ऑर्बिट्स का एनर्जी ऑर्डर। और ये ऑर्डर हो गया अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स किसी भी दो चीज़ के बीच में लगता है, एक न्यूक्लियस है और एक ऑर्बिट्स है। न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स हमने लिखा है, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, उसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स, ये ऑर्डर हो गया। और अट्रैक्शन फोर्स का हो गया एनर्जी का। अब आगे हम लोग समझते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो हमने अभी पढ़ा था अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर और एनर्जी का ऑर्डर। तो आइए पढ़ते हैं स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये सब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के लिए चल रहा है। स्टेबिलिटी पता है, अभी जब हम खड़ा है ना, तो मेरा दिल कह रहा है कि हम बैठ जाए थोड़ा सा। सारे लोग चाहते हैं स्टेबल हो जाना, दुनिया पूरी दुनिया चाहती है स्टेबल हो जाना। सब कुछ दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। स्टेबल मतलब स्थिर हो जाना, आराम, स्थिर हो जाए। सब चाहते हैं स्थिर हो जाए, सब चाहता है स्टेबल हो जाए। जैसे हम अभी खड़ा है तो हम चाह रहे हैं बैठ जाना, जो बैठा है वो चाह रहा है थोड़ा लेट जाए, जो लेटा है वो चाहता है थोड़ा सो जाए, और जो सोया है वो चाहता है कि पूरा धरती के गर्भ में चले जाए, पूरा स्टेबल हो जाए, मतलब कि पूरा अर्थ के सेंटर में चले जाए, पूरा न्यूट्रल, पूरा स्टेबल हो जाए, पूरा सबसे ज़्यादा स्टेबल। दुनिया की हर चीज़ चाहता है स्टेबल हो जाना, पूरी दुनिया स्टेबल और एनर्जी पर ही चलती है। तो स्टेबल सारे हर चीज़, जो जैसे कि हम लोग एटम हम लोग फिर से बना लेते हैं, वो फिगर मिट गया था। ये न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ, ये थोड़ा अच्छा बन रहा है ना, सर्कुलर पाथ। ये ऑर्बिट्स, ये सब ऑर्बिट्स हैं। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए सर्कुलर तो हो गया, सर्कुलर पाथ। ये ऑर्बिट्स हैं, हम लोग दिखा देते हैं फिर से। ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ये हो गए ये एटम में बीच में ये क्या न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर ऑर्बिट्स है। अब इसके चारों ओर जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जो भी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारा चाहता है कि हम इसके न्यूक्लियस में चले जाएं, क्योंकि न्यूक्लियस उसे अट्रैक्शन फोर्स से खींच रही है। न्यूक्लियस उस सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे ऑर्बिट्स को खींच रहा है अपनी तरफ। तो वो सारा चाहता है कि हम पूरी तरह से स्टेबल हो जाएं, हम उसके न्यूक्लियस में गिर जाएं। पूरा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या जितने भी ऑर्बिट्स हैं, वो सारा चाहता है कि हम न्यूक्लियस के पूरा करीब चले जाएं, स्टेबल हो जाएं। वो जितना करीब जाएगा ना न्यूक्लियस के, उतना वो स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाया, फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा, ये सबसे बेहतरीन फंडा है, फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जो जितना अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन नहीं, जो जितना अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा खुद में, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अट्रैक्शन फोर्स, जो जितना अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी वो स्पेलिंग मिला लीजिएगा। अट्रैक्शन फोर्स, इसको हम लोग बढ़िया से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हर जगह आपको 11th-12th में भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रोल अदा करता है। अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा आदमी स्टेबल होगा।
मतलब कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उसमें उतना कम एनर्जी होगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उसमें उतना कम एनर्जी होगा, वो जितना कम एनर्जी होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। एनर्जी में भी लिख देते हैं ये भी, एनर्जी 1/स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये हो गया स्टेबिलिटी, सारे लोग स्टेबल होना चाहते हैं। ये हो गया एनर्जी और स्टेबिलिटी में ये रिलेशन। अब इस पे आइए, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के जो जितना करीब है, न्यूक्लियस के जो ऑर्बिट्स जितना करीब है वो उतना ज़्यादा फोर्स फील करता है, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करता है। ये हमने तुरंत अभी पढ़ा है। जो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, और जो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो फोर्स का जो रिलेशन था हम लोगों ने जो लिखा है वही स्टेबिलिटी का रिलेशन हो जाएगा। मतलब कि ये के था फर्स्ट ऑर्बिट, के न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है, के न्यूक्लियस के ये के है और ये एल है, ये एम है और भी बहुत सारे हैं। तो के न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो के सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद एल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है। के के मुताबिक एल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो जितना के स्टेबल होगा उससे कम स्टेबल एल होगा, क्योंकि ये के से कम अट्रैक्शन फोर्स फील करता है। जो ज़्यादा अट्रैक्शन के सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, एल उससे कम अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, और इससे ज़्यादा कम अट्रैक्शन फोर्स एम फील करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो के होगा, उससे कम स्टेबल एल होगा, उससे कम स्टेबल एम होगा, उससे कम स्टेबल एन होगा, ओ पी एंड क्यू सबसे कम स्टेबल होगा। मतलब कि क्यू पे सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्यू पे सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब कि उसका एनर्जी हाई होगा। आप लोग भी लाइक कीजिए कि मेरा एनर्जी हाई हो जाए और हम आपको अच्छी तरह से समझा पाए कि क्यू का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, क्यू सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, क्योंकि और उसका एनर्जी हाई हो गया, पूरा एनर्जी बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घट गया, स्टेबिलिटी सबसे कम हो गया। ये रिलेशन हो गया, ये एनर्जी और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट्स। ये स्टेबिलिटी का ऑर्बिट्स हो गया, एनर्जी का ऑर्बिट्स हमने पढ़ रखा था, फोर्स का हो गया और सबका ये सब हो गया। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी और भी चीज़ जो हमने आज पढ़ा है वो याद कर लीजिएगा। रोकते हैं आज की बात को यहीं पे, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू होगा, और नेक्स्ट लेक्चर शायद आखिरी लेक्चर होगा बेसिक्स का। चलिए, और आप आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी आपके लिए और भी कुछ खास ला रहे हैं, जैसे कि ये केमिस्ट्री हमने अभी पढ़ा है, इसके कुछ अगले 1-2 दिन में हमने इसका PDF भी आपको डाल देंगे। PDF अगले लेक्चर से या उसके अगले लेक्चर से PDF मिल जाएगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा, आप उसको प्रॉपरली लिख लीजिएगा। पहले लिख सकते हैं तो और अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि हमें जो है बोर्ड पे कम वर्क करना पड़ेगा और आपको पहले से लिखा रहेगा, तो वो हो गई। और भी दूसरा, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके लिए आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी ला रहा है कि मैथ्स का तो क्लास आपका चल रहा है, मैथ्स की क्लास प्रॉपरली बहुत दिनों से चल रही है, जो रोहित सर चला रहे हैं, और केमिस्ट्री की क्लास मैं आपको चला रहा हूँ रुपेश चौरसिया। और बाकी इसको वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके बाद और भी आगे आने वाले दिन में
फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स रोहित सर पढ़ाएंगे। और बाकी और भी सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, हिंदी होगा तो वो हम पढ़ाएंगे, और बाकी संस्कृत और जितने भी सोशल साइंस के वो आपको एजुकेटेड और जो भी टीचर अच्छे होंगे वो आपको पढ़ाएंगे सोशल साइंस। और बाकी 10th के सारे चीज़ पढ़ाया जाएगा। और ये 10th का भी हो गया, फिजिक्स और मैथ रोहित सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊँगा, और बाकी और भी टीचर्स पढ़ाएंगे। और ये जो चल रहा है ये सब तो 10th का है, कंपटीशन लेवल का से भी सब कुछ चल रहा है। कंपटीशन लेवल का ये रोहित सर पढ़ा रहे हैं, पूरा कंपटीशन लेवल का भी चल रहा है। जितना भी कंपटीशन अभी जनरल कंपटीशन, बहुत हायर लेवल के जितने भी कंपटीशन लेवल है, जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है वो सारे रोहित सर पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप देखिए वीडियो। और बाकी इतने सारे चल रहे हैं, और पूरा रोहित सर उसमें उसका PDF भी डालते रहते हैं, उसका होमवर्क भी उसमें देते हैं, आप उसको देखिए। और आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हर कस्बे तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।